जब भी आप कोई फिल्म देखने जाते हो और वो कंटेंट वाइज बिल्कुल ही घटिया होती है तो आपने एक ट्रेंड रियलाइज किया होगा कि पब्लिक क्लाइमैक्स के पहले ही थिएटर छोड़ के जाना शुरू कर देती है। बट क्या आपने लाइफ में कभी भी ऐसी फिल्म देखी है कि पब्लिक क्लाइमैक्स से पहले नहीं बल्कि इंटरवल से पहले ही थिएटर छोड़ के जाना शुरू कर दे? क्योंकि आज मेरे साथ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है, क्योंकि मैंने देखा था कंगवा का फर्स्ट डे फर्स्ट शो और लिटरली इंटरवल से पहले आधी से ज्यादा पब्लिक थिएटर छोड़ के चली गई थी, विच क्लियरली एक्सप्लेन कि 350 करोड़ के बजट के साथ ये फिल्म कितना ज्यादा भद्दा मजाक है। क्योंकि जहां रिलीज से पहले इस फिल्म को बाहुबली से कंपेयर किया जा रहा था, वहीं अब फिल्म देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि ये लिटरली हीरोपंती और गणपत को टक्कर दे सकती है। जहां फिल्म इतनी ज्यादा बुरी क्यों है उसका अगर आपको साइनॉप्सिस दूं तो फिल्म की जो बेसिक स्टोरी है वो 2 टाइमलाइन में टेक प्लेस करती है। यानी सूर्या ने 2 कैरेक्टर प्ले किए हैं, फ्रांसिस और कंगवा के। जहां फ्रांसिस 2024 से बिलोंग करता है, वहीं कंगवा की कहानी 1000 साल पहले सेट है। और जैसे जैसे फिल्म का ड्रामा अनफोल्ड होता है, एक बच्चा जिसके पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं उसका कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जाता है फ्रांसिस के साथ। और फिर फर्दर हमको ये इंडिकेशन मिलता है कि ये बच्चा उससे सिर्फ इस लाइफ में ही नहीं बल्कि उसकी पास्ट लाइफ में भी कनेक्टेड था। जहां मैं जेन्युइनली अगर कॉन्सेप्ट की बात करूं तो दूर दूर से बहुत दूर दूर से इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था वो फिर भी ठीक ठाक था। लेकिन वही प्रॉब्लम आती है जो मैं हमेशा कहता हूं कि कॉन्सेप्ट से कुछ भी नहीं होता है, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक अच्छी राइटिंग और उस अच्छी राइटिंग के ऊपर अच्छा एग्जीक्यूशन जरूरी होता है। बट फिल्म देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि फिल्म का जो 350 करोड़ का बजट था वो सिर्फ इसके एक्शन और इसके वीएफएक्स में लगा दिया गया और फिल्म के राइटर्स को कोई पैसे ही नहीं दिए गए। बिकॉज आफ्टर वॉचिंग द फिल्म यू विल जेन्युइनली रियलाइज कि फिल्म की राइटिंग सिर्फ बुरी नहीं है, लेकिन वो अपने आप में इतनी ज्यादा भद्दी और इतनी ज्यादा चाइल्डिश है कि पूरी की पूरी फिल्म आपको एक स्पूफ लगती है। I mean, किसी भी फिल्म में जो प्रॉपर स्टोरी, स्क्रीन प्ले या डायरेक्शन होता है वो इस फिल्म में है ही नहीं। और इस वजह से ऐसा नहीं होता है कि फिल्म चलते चलते धीरे धीरे आपको क्रिंज लगेगी, बल्कि फिल्म की स्टार्टिंग ही बहुत ज्यादा क्रिंज वर्दी नोट पे होती है। यानी जिस तरीके से कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश किया गया है, जिस तरीके से फिल्म में ह्यूमर को इंटीग्रेट किया गया है, सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा बचकानी है। I mean, जो सोशल मीडिया पे मीम सर्कुलेट होते हैं ना, वो द बॉय वाला याई है या फिर जो मोय मोय वाला मीम है वो भी आपको इस फिल्म में मिलेगा। और दिल से कहूं तो जब ये सारी नौटंकी चल रही थी तो मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि शायद जो फिल्म करंट टाइमलाइन में सेट है वो इतनी ज्यादा क्रिंज वर्दी है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म पास में जाएगी हो सकता है वो प्लॉट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। बट टू माय सरप्राइज फिल्म जैसे ही 1000 साल पीछे जाती है वो अपने आप में ही इतनी ज्यादा इनटॉलरेबल और अनबेरेबल हो जाती है कि फिल्म देखते टाइम लिटरली आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप दीवार में सर मार लें। और जो मैंने बताया ना कि बहुत सारी ऑडियंस थिएटर छोड़ के निकल गई थी, तो वो सब इसी सीक्वेंस के वक्त था। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, फिल्म का स्क्रीन प्ले इतना ज्यादा बुरा है कि फिल्म में जितने भी सीन्स हैं उनके बीच में आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। यानी पूरी फिल्म आपको डिसजॉइंटेड फील होती है। यानी फिल्म देखते टाइम आपको लिटरली ऐसी फीलिंग आएगी कि मेकर्स ने फिल्म के कई सारे सीन्स शूट कर लिए थे, फिर रैंडमली उनको अरेंज करके फिल्म रिलीज कर दी। और एग्जैक्टली यही रीजन है कि भले ही फिल्म में सूर्या और बॉबी देओल जैसे एक्टर्स हैं जिन्होंने टाइम एंड अगेन अपने आप को प्रूव भी किया है, पर फिर बात वही आती है कि फिल्म की जो बेसिक स्क्रिप्ट है वो अपने आप में इतनी ज्यादा डम है कि वो इतने बेहतरीन एक्टर्स का भी पोटेंशियल कंप्लीटली वेस्ट कर देती है। और शायद फिल्म के मेकर्स को ऐसा लगा था कि उनको फिल्म का थीम बहुत ही ज्यादा मेनेसिंग रखना है ताकि फिल्म बहुत ज्यादा ब्रूटल, बहुत ज्यादा डार्क फील हो। तो ऐसे में उन्होंने किया क्या है कि पूरे टाइम दोनों लीड एक्टर्स से प्लस जितने भी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है सबसे सिर्फ और सिर्फ चिल्वाया है। यस, आई एम नॉट किडिंग, पूरी फिल्म में सब है करके चिल्लाते रहते हैं। आपको समझ ही में नहीं आता है कि लोग क्यों चिल्ला रहे हैं, किस वजह से चिल्ला रहे हैं, सिर्फ भय करके आवाजें आती हैं। और फिल्म का जो बीजीएम भी है वो भी इतना ज्यादा तेज, इतना ज्यादा लाउड है कि लिटरली वो आपके कान के पर्दे फाड़ देगा। जहां इसके बाद अगर मैं फिल्म के सबसे वर्स्ट एस्पेक्ट की बात करूं तो ये वही एस्पेक्ट है जो कि सारी क्रिंज फिल्मों में आपको दिखता है, चाहे वो गणपत हो, बीएमसीएम हो या फिर देवरा हो। इन तीनों फिल्मों में आपने एक चीज रियलाइज की होगी कि ये तीनों की तीनों फिल्में बहुत बड़ी वाली डिजास्टर थी। और इन तीनों फिल्मों के क्लाइमैक्स में एक चीज कॉमन थी कि इसमें इनके सीक्वल्स के अनाउंसमेंट किया गया था। तो बस एग्जैक्टली आपको यही इस फिल्म में भी देखने को मिलेगा। जो राजा मौली का भूत सब पे सवार है ना कि बाहुबली 2 की तरह हम भी अपनी फिल्म का कोई पार्ट 2 बनाए, और जो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था वैसा कोई मीम या फिर कोई स्लोगन फेमस हो जाए जो कि पार्ट 2 की हाइप को बिल्कुल डबल कर दे। वही इस फिल्म में भी करने की कोशिश तो की गई है, बट वो चीज भी बिल्कुल भी नहीं लैंड करती है एंड कंप्लीटली पॉइंटलेस भी लगती है। क्योंकि बाय द टाइम आप क्लाइमैक्स में पहुंचोगे आपकी आधी हिम्मत जवाब दे जाएगी, आपको समझ ही नहीं आएगा कि फिल्म में क्या हो रहा है, तो आप पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड कैसे होंगे। आई मीन मेकर्स शायद ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि ये पार्ट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट है वो कसम से बिल्कुल बाप लेवल का होने वाला है। बट दिल से बोलूं तो उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 350 करोड़ के बजट में जिस तरीके की फिल्म बनी है, अगर इसका सीक्वल आता भी है तो वो सही मायनों में कुछ भी नहीं करने वाला है। सिर्फ इन दोनों एक्टर्स की जो लेगेसी है उसको और भी ज्यादा स्पॉइल कर देगा। सो ओवरऑल कंगवा को लेकर मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि ये बहुत ही ज्यादा घटिया और वाहियात फिल्म है। लिटरली अगर आपको अपने कान के पर्दे फाड़ने हो या फिर अगर आपको अपनी सहन शक्ति टेस्ट करनी हो कि आप कितना ज्यादा टॉर्चर झेल सकते हैं, तभी आप इस फिल्म को एक बार देखिएगा।